और इतनी मेहनत हुई वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद एक्चुअली मुझे अपना पोटेंशियल रियलाइज़ हुआ, रियल पोटेंशियल रियलाइज़ हुआ। मुझे जो चाहिए भी होती है यहाँ पे अशोक राजपथ में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मतलब सारी मटेरियल्स एंड सब कुछ ईज़िली अवेलेबल। मैं अपना एक 20 मिनट्स का टारगेट सेट करके रहती थी और उस 20 मिनट्स में मैं मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करती थी, एक कंप्लीट आंसर लिखने की कोशिश करती थी। मैम, जब हम घर पे टेस्ट देते हैं तो उसमें ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, है ना। लेकिन जब जाते हैं जो एग्जाम हॉल में जो रियल एग्जाम होता है वहाँ पे देते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते हैं, उसमें उलझते हैं हम। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला उससे। और उसमें ऐसा था कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी। इन सिंपल टेक्स्ट में पैराग्राफ में डालने से अच्छा है कि आप उसको एक अलग रिप्रेजेंट करिए। स्टेटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है 72 मार्क्स के, बहुत मार्क्स फेचिंग होता है, तो उसके लिए आपने कैसे काम किया था? हमें क्या करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना होता है कि क्या नहीं करना है, तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है उसमें। तो मैं कहूँगी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ये नहीं करूँ कि आप एकदम उसको छोड़ के चले जाइए, ये बेवकूफ़ी होगी। आपको अपना आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना है। डिफ़िकल्टीज आएंगी क्योंकि ये जर्नी डिफ़िकल्ट है, बट मतलब बहुत सुंदर भी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ करिश्मा सिंह मैम हैं। 66 बीपीएससी मैम का 36वां रैंक है और मैम को एडीटीओ पोस्ट अलॉट हुआ है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो मैम से जानेंगे कि मैम का जर्नी क्या है, मोटिवेशन क्या है और क्या कंटेंट, क्या बुक लिस्ट वगैरह और कैसे मैम नोट्स बनाती, इस पर हम बात करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ब्रीफली अपने बारे में बताइए आप। थैंक यू सो मच। मेरा नाम करिश्मा सिंह है। 66 बीपीएससी में मैंने 36 रैंक पाया है एंड मुझे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का पोस्ट मिला है। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी से किया है पटना साइंस कॉलेज से। फिर मैंने मास्टर्स किया मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मीडियम और अटेम्प्ट कौन सा था बीपीएससी? बीपीएससी में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने 64th बीपीएससी दिया था एंड मेरा मीडियम इंग्लिश था एंड ऑप्शनल मेरा जूलॉजी था। जूलॉजी बहुत ही रेयर सब्जेक्ट ऑप्शनल तौर पे कहा जाए तो। मैम, कब ये मोटिवेशन मिला आपको कि आपको सिविल सर्विसेज तरफ जाना है? क्योंकि मोलिकुलर में करना एक होता है कि वहाँ भी आपकी बहुत ब्राइट करियर हो सकती थी, तो मोटिवेशन बेसिकली कहाँ से मिला? मोटिवेशन मैं कहूँ तो बेसिकली बीएचयू से ही मिला मुझे। मैं हर जगह मैं सबको यही बात कह रही हूँ कि बीएचयू में जाने के बाद वहाँ पे इतनी मेहनत कराई गई हमसे और इतनी मेहनत हुई वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद एक्चुअली मुझे अपना पोटेंशियल रियलाइज़ हुआ, रियल पोटेंशियल रियलाइज़ हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इतना पढ़ सकती हूँ। आपने यूपीएससी की भी तैयारी किया है, यूपीएससी का आपने तैयारी किया, उसमें क्या रहा है? यूपीएससी में एक्चुअली मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई और फिर बीपीएससी की जब वैकेंसी आई और मेरा प्रीलिम्स हो गया तो मेरा पूरा फोकस फिर बीपीएससी पे शिफ्ट हो गया। सो मैम, बात करिए पटना में आप रह के पढ़ाई करती थी, तो पटना में क्या सफिशिएंट एम्बियंस एनवायरनमेंट है स्टडी के लिए कि आप कहीं बाहर में भी रह के पढ़ाई किया आपने? एक्चुअली मेरी मतलब ये जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई वो मेरी दिल्ली से स्टार्ट हुई। मैंने दिल्ली में वाजीराम एंड रवि में 1 साल की कोचिंग ली थी। उसके बाद फिर कोविड की वजह से मुझे वापस घर बुला लिया गया, बट घर पे मुझे काफ़ी सही इन्वायरमेंट मिला। ऐसा नहीं था, मैं दिल्ली में भी रह के पढ़ती थी और यहाँ पे भी, बट हाँ दिल्ली में था कि सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता था, आपको खाने से लेके मतलब एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। बट घर पे है कि काफ़ी सपोर्ट मिलता था, पेरेंट्स थे, सिबलिंग्स थे, तो जो भी चीज़ें चाहिए होती थी तो मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे हमेशा बाहर निकलना पड़े। और मुझे जो चाहिए भी होती है यहाँ पे अशोक राजपथ में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मतलब सारी मटेरियल्स एंड सब कुछ ईजिली अवेलेबल था। एंड बीपीएससी से रिलेटेड मटेरियल्स मैंने वहीं से लिया सारा। सो मैम, बात करिए प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटेंट को लेकर। जैसे आपने बताया कि अशोक राजपथ में पटना में सारे कंटेंट अवेलेबल है। एस्पिरेंट को फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब देखते हैं कि कंटेंट इतने हैं तो कैसे उसको चूज किया जाए, है ना। और आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, 10वीं के बाद आपने हमेशा साइंस पढ़ा है ना। तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के जब सब्जेक्ट आपने उसको जब अपने कलेक्ट करना आपने स्टार्ट किया हुआ तो इनिशियल रिसोर्सेज की बात होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब किस रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई की? एनसीईआरटी स्टैंडर्ड क्या था वो? देखिए मेरी प्रिपरेशन जो थी मैं कहूँगी कि 3 फेजेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट क्योंकि वही आपका फाउंडेशन मतलब उसका आपका जो बेस है वो डिफाइन करेगा। दूसरी चीज़ है कि मैंने एनसीईआरटी के बाद मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह है, बट मैंने मृणाल सर की वीडियोस भी काफ़ी देखी थी और मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगी थी। इकोनॉमिक्स क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की रही हूँ तो इकोनॉमिक्स उतना जल्दी समझ नहीं आता था, बट मृणाल सर की वीडियोस के बाद वो इतने अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में समझाते थे कि मतलब इकोनॉमिक्स में अच्छा होल्ड हो गया, तो वहाँ पे एक बेनिफिट मिला। थर्ड मैं कहूँगी कि जब मैं मतलब मेरा प्रीलिम्स आया
तो घटना चक्र सीरीज़ की बुक्स आती हैं, मतलब हर सब्जेक्ट की आती हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो मैंने वो भी सॉल्व किए थे, और चूँकि वो क्वेश्चन फॉर्म में रहते हैं, उसमें मतलब ना सिर्फ बीपीएससी के बल्कि यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के, और मतलब अदर स्टेट्स के भी रहते हैं। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ उसका, और उसमें एक्सप्लेनेशन वाइज दिया रहता है। तो जो चीज़ें मुझसे छूट गई थी स्टैंडर्ड बुक्स या फिर एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद, वो घटना चक्र से कवर हो गई। तो ये 3 चीज़ें मैंने अच्छे से फॉलो की थी, तो प्रीलिम्स के लिए मुझे ये हेल्पफुल रहे थे। मैम जब हम घर पे टेस्ट देते हैं तो उसमें ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, है ना? लेकिन जब जाते हैं, जब एग्जाम हॉल में जो रियल एग्जाम होता है वहाँ पे देते हैं, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते हैं, उसमें उलझते हैं हम। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट भी उसमें होता है, उसके बाद में प्रेशर को हैंडल करना होता है कि उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। तो क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखा जाए तो मतलब अच्छे मार्क्स लाया जा सकते, मतलब जी प्रीलिम्स क्रैक किया जाए? देखिए, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जहाँ तक मेरी समझ है, हिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस आते हैं, और बिहार से भी मतलब काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एक्चुअली मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। तो उनमें अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से रिवीजन किया है, तो उनको टैकल करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब वो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कुछ ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग रहते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि मतलब आपने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। और दूसरी चीज़ है कि साइंस की जहाँ तक बात की जाए, तो साइंस में भी ल्यूसेंट की बुक है और घटना चक्र की बुक है, जो भी जिनको जो कन्वीनियंट रहे उनसे मतलब साइंस के क्वेश्चंस टैकल किए जा सकते हैं। चूँकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो साइंस में मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई। हाँ, उतनी दिक्कत नहीं होती थी। स्ट्रॉन्ग तो मैंने पता नहीं, बट उतनी दिक्कत नहीं होती थी। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज़रूरी है, एंड 10th और 12th लेवल का ही मैथमेटिक्स 10th का ही पूछा जाता है, नॉट इवन 12th, 10th लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो आप अगर फॉर्मूले ये सब अगर याद हैं आपको, अच्छे से रिवाइज़्ड हैं, तो उसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट की जहाँ बात है, आप प्रेशर तो ऑब्वियसली रहेगा, बट वो प्रेशर डिक्रीज़ किया जा सकता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे मैंने प्रीलिम्स के पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन घर पे ही, हाँ। प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई मॉक मतलब टेस्ट सीरीज़ नहीं जॉइन किया था। तो मैंने मतलब प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर थे, मैंने सबको बारी-बारी से सॉल्व किया, और मतलब टाइम 2 घंटे का जो टाइम हमारा रहता है, उसके बीच में सॉल्व करने की कोशिश की। जहाँ-जहाँ मैं अटक रही थी, वहाँ-वहाँ मैंने वापस से उसको मतलब नोट बना के रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, एंड कंटिन्यूअस रिवीजन भी रहा, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे सब कुछ रहा। तो मतलब प्रीलिम्स में मुझे मतलब बेनिफिट मिला, एंड मैं अपने 64th का प्रीलिम्स निकाला था और मेंस हालांकि नहीं हुआ। 66th में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। 2 अटेम्प्ट दिया आपने। आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रही हैं। साइंटिफिक स्टडी आजकल बहुत बात हो रही है कि साइंटिफिक स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैल की तरह पढ़ने पे सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं होगा। और दूसरी बात, स्मार्ट स्टडी की बात कही जाती है कि स्मार्टली जितना पढ़ोगे तुम पॉसिबिलिटी है आपका सिविल सर्विसेज क्रैक होने का। तो वो दोनों को थोड़ा सा बताएं ब्रीफली कि वो कैसे करना होगा। देखिए, हार्ड वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क तो करना ही होगा। बट अगर हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क के साथ अगर आप थोड़े से स्मार्टली भी पढ़ते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आप स्मार्ट वर्क में क्या आता है? यही आता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, एनालाइज़ करिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, बिहार से रिलेटेड बिहार की हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। फिर मतलब हिस्ट्री वाला पार्ट तो बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो रहते हैं। साइंस वाले सेक्शन में देखिए कि आपको बायो से जैसे विटामिन्स हुए, या फिर मतलब जो बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, वो उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। मैथ्स वाले सेक्शन में भी टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, एंड स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब मतलब इन सारी चीज़ों से क्लॉक वाले क्वेश्चंस ये सब रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप एनालाइज करिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री में भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म से तो एकदम क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। फिर हमारे मिनरल रिसोर्सेज से, ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी में हमारे मिनरल रिसोर्सेज से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले के क्वेश्चंस देखिए, उनको एनालाइज करिए, तो आप एक मतलब समझेंगे कि हाँ, हमें कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना है। अब जैसे मिडीवल इंडिया की ही बात है, तो कौन से मतलब दिल्ली सल्तनत से किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर मॉडर्न इंडिया के किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मतलब सब कुछ रटना नहीं है, एक अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बना के कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ है कि करंट अफेयर आप कोई भी एक बुकलेट उठा रहे हैं, तो कम से कम उसको 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़िए।
कि जब उससे क्वेश्चंस आएँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर मतलब मैंने अक्सर देखा है कि बहुत लोग होते हैं कि 2-3 बुकलेट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो फिर वो कन्फ्यूजन होने लगता है कि अच्छा इस बुकलेट में ये था, नहीं उसमें तो ये दिया हुआ था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन मतलब एलिमिनेट करने के लिए आप एक अपना सोर्स रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लिमिटेड सोर्स रखिए, आप जितनी आपकी कैपेसिटी आप सोर्सेज रखिए, बट उस पे कमांड रखिए उस पे। मैम हम इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, सब लोग एम्फेसिस बड़ा डाल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन में पूछूं कि कितना इंपॉर्टेंट है वो? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ कि वो एक आपका बेसिक है, आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। आप अगर यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए प्रीलिम्स का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बीपीएससी का उठा के देखिए आप, कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप किसी दूसरे स्टेट का भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो मैं कहूँगी कि जैसे आप अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि बीपीएससी में 5 ऑप्शंस आते हैं, यूपीएससी में 5 नहीं रहते, 4 ही रहते हैं। उनका क्वेश्चन पैटर्न भी यूपीएससी का डिफरेंट रहता है। बीपीएससी में ज़्यादातर अब तो खैर एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं, बट बेसिकली मोस्टली ज़्यादातर अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक पाथवे देगा कि आपको इस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को करना है। मतलब वेग और हैफेज़ार्ड तरीके से तैयारी करने से अच्छा है कि अगर आप पहले मतलब जैसे एक तैयारी का जो ढांचा है कि मतलब हाँ ऐसे आयोग ऐसे सवाल पूछ रहा है, ऐसी डिमांड्स हैं, तो उस डायरेक्शन में अगर हम तैयारी करें तो तब जाके हमें कोई एक कम समय में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्टी विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू। मेंस की मैम बात करी जाए, प्रीलिम्स में कितने भी मार्क्स आ जाए, कितना भी टॉप कर दो प्रीलिम्स, तो उससे मैटर नहीं करता है कि फाइनली आपका मेंस इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन होना है। तो मेंस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? और आंसर राइटिंग स्किल को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो, कि आप कैसे लिखते हो, वो काफ़ी मैटर करता है। तो मेंस की थोड़ी स्ट्रेटेजी आप शेयर करें। देखिए मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने कहा मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी। मेंस के लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, एडुटेरिया की ही, एंड मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला उससे। और उसमें ऐसा था कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी। मतलब डेली हमें एक क्वेश्चन मिलता था, उसका हमें आंसर लिख के सबमिट करना रहता था, एंड शाम तक उसका एनालिसिस हमें मिलता था कि आपने क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं, क्या पॉइंट्स मतलब छोड़े हैं, कौन सा पार्ट आपका अच्छा रहा, किस पार्ट में आपकी कमी रही। तो वो एक इवैल्यूएशन आई गेस कि जो हमारे इवैल्यूएटर्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ जो मेन एग्ज़ाम होता है वहाँ पे टाइम के साथ साथ आपको पेजेस भी लिमिटेड मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में आपने 10 पेज लिख दिए तो फिर पता चला दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं कहूँगी कि जब आप जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कोई भी एक टॉपिक रहता है उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि मतलब ऑलमोस्ट एक मतलब 360 व्यू रहता है हमारा, बट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे डिमांड होती है क्वेश्चन की, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। आप ब्रीफ मतलब अगर जो भी टॉपिक है आप उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसका आप चाहे तो उसको प्रिल्यूड बता सकते हैं, मतलब कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया या फिर ये आप ये बता सकते हैं। बट एक उसकी जो बेसिक डिमांड है, अब जैसे एक क्वेश्चन, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर क्वाड के बारे में पूछा जाए, जो हमारा मतलब इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसका पूरा जो ग्रुप है हमारा, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वाड का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपका फोकस क्वाड के सिग्निफिकेंस पे ही होना चाहिए। आप उसकी, ये नहीं है कि आप उसके मेंबर्स बताइए, आप उसकी हिस्ट्री बताइए कि कहाँ से कब से मतलब ओरिजिन क्या है उसका, बट आपका मतलब इंडिया के एस्पेक्ट में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडो पैसिफिक रीजन में वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें आप एक मतलब कंसोलिडेटेड वे में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं कहूँगी कि वर्ल्ड मैप का एक फ्री हैंड प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि आप लोकेशन शो कर सकें अपनी बात, चीज़ों को। एक कहा जाता है ना कि अगर आप पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा समय तक मतलब याद भी रहती हैं और मतलब अच्छा इंप्रेशन भी देती हैं। तो मैंने वर्ल्ड मैप वगैरह की भी प्रैक्टिस की थी, इंडिया के मैप की प्रैक्टिस की थी। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें तुरंत आपको सिखा देते हैं। तो ये चीज़ है कि आप अपने आंसर को पोर्ट्रे कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप फ्लो चार्ट यूज़ करिए। हाँ, फ्लो चार्ट यूज़ करिए आप। मतलब अगर कोई डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बार
मतलब बार डायग्राम्स यूज़ करिए, पाई चार्ट्स यूज़ करिए, मतलब ऐसे प्लेन सिंपल टेक्स्ट में पैराग्राफ में डालने से अच्छा है कि आप उसको एक अलग रिप्रेजेंट करिए कि मतलब वो कॉपी चेक करने वाले की मतलब जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको दिखे, मतलब आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो उनके सामने मतलब दिखनी चाहिए। अगर मैंने पहले मैं भी यही करती थी कि पैराग्राफ में सब कुछ सारा डेटा पैराग्राफ में डाल दिया, तो वो उतना अपीलिंग नहीं होता है कि मतलब मैं ऐसा लगता है कि मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। फिर जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की तो रंजीत सर हैं, उन्होंने मतलब मुझे बोला कि तुम डेटा सारा सब कुछ डाल रही हो, बट उसको एक अच्छे से उसको मतलब रिप्रेजेंट करो ना, उसको डिफरेंट मतलब उसका इम्पोर्टेंस अलग है, तो तुम उसके इम्पोर्टेंस को शो करो कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई कंपैरिजन भी होता था या फिर कोई जैसे लैंड यूज़ पैटर्न है बिहार का, तो उसका पाई चार्ट बना के कि हाँ इतना परसेंट लैंड फॉरेस्ट एरिया है, इतना परसेंट लैंड एग्रीकल्चरल एरिया है, इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी डेटा रहते हैं, तो वैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो वो अच्छा मतलब कहने का मतलब है कि आप जितना आसान बनाएंगे अपनी कॉपी को चेक कर मतलब इवेल्युएटर के लिए, उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। मैम थोड़ी सी मटेरियल्स और बुक लिस्ट वगैरह बारे में बता दिए, रिसोर्सेज के बारे में मेंस के रिगार्डिंग। देखिए मेंस के रिगार्डिंग जैसे मैंने बोला कि एडुटेरिया की ऑनलाइन मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उनके मॉडल आंसर्स काफ़ी सही अच्छे रहते थे। उनका दोनों मीडियम में है, तो मेरा इंग्लिश मीडियम में था, तो मॉडल आंसर्स काफ़ी अच्छे रहते थे। बाकी पॉलिटी के लिए जैसे पेपर 2 है, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही रेफ़र की थी, और फिर बिहार स्पेसिफिक मैंने क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक है जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी, मैंने वही पढ़ी थी। मतलब मैं इसलिए कहती हूँ सोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा वो आपको मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ है कि कोई भी एक टॉपिक है, अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ मटेरियल चाहिए, आप उसको ऑनलाइन सर्च करिए और उस पे दृष्टि के मटेरियल्स मिलेंगे, विजन के मेंस 365 के मटेरियल्स मिलेंगे, इनसाइट्स के मटेरियल्स मिलेंगे। तो आप उन तीनों को मतलब एनालाइज करके आप अपना खुद का एक कंसोलिडेटेड नोट सब कुछ इंक्लूड करके बना लीजिए। उसके बाद अब उस टॉपिक से आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप अकॉर्डिंग टू डिमांड, आप जो भी क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है, आप उसको अच्छे से उसको लिख सकते हैं, तो एक टॉपिक आपका तैयार रहेगा। तो मैंने डाइवर्स सोर्सेज यूज़ किए थे, और न्यूज़पेपर तो है ही, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने द हिंदू का फॉलो किया था। थैंक यू सो मच करिश्मा सिंह मैम कि आपने अपनी जर्नी, स्ट्रगल और मोटिवेशन बताया कि किस तरीके से एक एस्पिरेंट बीपीएससी में सफल हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। और मैम के साथ मैं और मतलब 2 वीडियो लेके आऊँगा, एक मैम का नोट्स और उसमें जो मैम का आंसर कॉपी उसको मैं दिखाऊँगा, और दूसरा मैम का जूलॉजी ऑप्शनल है, उस पर आप लोग कैसे पकड़ बना सकते हैं। जिनका जूलॉजी ऑप्शनल है उन्हें काफ़ी लुक्रेटिव होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।